अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। पीएसएल 11 के मैचेस मुकम्मल होने के बाद पॉइंट्स टेबल की दिलचस्प सूरत हाल है। पहला मरहला मुकम्मल हुआ है और नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस में 13 पॉइंट हासिल करके प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। 8वें नंबर पर मौजूद रावलपिंडीज अपने 6 मैचेस हार कर प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। प्ले ऑफ मरहले के बकिया 3 जगहों के लिए 6 टीमों के दरमियान दौड़ जारी है। टेबल पर 7 मैचों में 9 पॉइंट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, जबकि 6 मैचों में 8 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर की टीम मुल्तान सुल्तान मजबूत उम्मीदवार। बिलतरतीब चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर, हैदराबाद किंग्समैन और कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं, जबकि दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर 6 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर कलंदर को 4 लगातार मैचेस जीतने का चैलेंज दरपेश है। लगातार 3 मैचेस हारने के बाद लाहौर कलंदर आज रावलपिंडी के साथ अपने मैच में टकराएगी। टूर्नामेंट में प्ले ऑफ मरहला 28 अप्रैल से शुरू होगा। पीएसएल 11 के बकिया 14 लीग मैचेस दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। पीएसएल में लाहौर कलंदर के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी जो गुस्से के पहले ही तेज हैं, आज 0 पर आउट होने के बाद गुस्से में आ गए और अपना बैट ही तोड़ दिया। कप्तान शाहीन आफरीदी ऑलराउंडर सिकंदर रजा से पहले बैटिंग करने आए, लेकिन दूसरी ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए वो आउट हो गए। डगआउट में जाते हुए गुस्से में बल्ला तोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर ने लाहौर कलंदर को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दी। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ऑलराउंडर सिकंदर रजा से पहले बैटिंग करने के लिए गए थे, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या सूरत हाल रहेगी और कौन सी टीम जो है वो टॉप 4 के अंदर शामिल होंगी? पेशावर ज़ल्मी ने तो अपना टिकट कटा लिया, बाकी टीमें कैसा सूरत हाल का मुजाहरा कर सकती हैं, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से, जबकि खिज़र आज़म और एजाज शेख भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले साजिद खान साहब आपकी जानिब में आऊँगा, कैसे देख रहे हैं आप? पेशावर ज़ल्मी की लगातार जीत पे जीत जारी है और रावलपिंडीज वो टीम है जो अब आगे नहीं जा सकती और नाकिस कारकर्दगी की वजह से, तमाम मैचेस हारने की वजह से वो टीम जो है वो अब बाकी के मैचेस तो खेलेगी लेकिन आगे मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। पेशावर ज़ल्मी से पहले ज़रा बताइएगा रावलपिंडी की टीम के साथ क्या हुआ ऐसा कि कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया या उन्होंने खिलाड़ियों को अच्छा पिक नहीं किया जिसकी वजह से उनकी टीम मुश्किलात का शिकार हुई? और हम आगे चलकर जो है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद हसन साहब, आपको, एजाज शेख भाई को और खजर भाई को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारा इंट्रो दिया, हर चीज को कवर किया। देखिए पिंडी तो यकीनी तौर पर बाहर हो गई, फ्रंट से कप्तानी नहीं की, रिजवान ने खुद कारकर्दगी नहीं दिखाई। बहुत ही अच्छी टीम, बहुत महंगी टीम, जो सबको रख रहा था, जो बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेंगे। फ्रंट से कप्तानी जो होती है ना, वो बड़ी मायने रखती है। फिर मैं ना मानू ओपन से लगे, 90 रन बनाए 6 मैचों में, तो लकमिया फिक्री है। फिर टीम डिस्टर्ब कर दी। सिलेक्शन कमेटी में अगर जो 11 रुपए टीम सिलेक्ट करते हैं तो रिजवान और अब्दुल रहमान की बहुत चलती थी। उन दोनों ने मिलकर टीम में जो अब्दुल्ला फजल जो मोस्ट टैलेंटेड ओपनर है, फीचर है, उसको उन्होंने मेरिट का कत्ल किया, उसको ओपन नहीं खिलाया। फिर चंद तना खुद करते रहे, बॉलिंग सही सिलेक्ट नहीं की, फिर बॉलर को सही यूज नहीं किया। जो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी ज्यादती की है और वो बहुत बड़ा बैक फायर कर है। तो ये चीज आने वाले वक्तों में अच्छी नहीं है। जैसे कि 9 मैच पहले मुल्तान सुल्तान को हरा के आए, उसके बाद वहीं से कंटिन्यू रखा। 11वां एडिशन पाकिस्तान सुपर लीग में जो हम तवक्को रख रहे थे, उस तरह की कारकर्दगी रिजवान ने नहीं दिखाई। फिर दूसरे उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है। साजिद हसन साहब, कामरान गुलाम जो इन फॉर्म बैट्समैन था, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन था, उसको 50 रन करके ड्रॉप कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं पिंडी की ना पिक करने की, मगर इंजी का बड़ा अहम रोल होता है। इंजी वहां पर इन्वॉल्वमेंट थी क्या नहीं थी, मगर राशिद लतीफ साहब टीम बनाने में थे, टीम खिलाने में नहीं थे। तो राशिद लतीफ साहब टीम बनाने में 11 रन की टीम रिजवान और अब्दुल रहमान साहब खिलाते थे। मगर बहुत इंपॉर्टेंट 11वां एडिशन की आपने बात की है। देखें मुल्तान और दूसरा पेशावर और इस्लामाबाद, 14 टीम देने आपको पहले ही बता चुका हूं, हैदराबाद और कोयटा। तो ये 4 टीमें तो आपको मिल जाएंगी और इसी तरह लाहौर घर में अल्लाह ही हाफिज है।
ठीक है साजिद खान साहब जो बात कर रहे हैं, अब क्या सूरत हाल लगती है खिजर, जिस तरह की बात की है, कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पाया। एक टीम थी, जाहिर सी बात है उनके पास तजर्बा नहीं था कि टीम किस तरह पिक करनी है, लेकिन जो स्क्वाड के अंदर शामिल थे लोग, जो कोचिंग स्टाफ था, उसको तो यकीनी तौर पर इस बात को सोचना चाहिए था कि कौन सी टीम के खिलाड़ियों को और कौन कौन से खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है। क्या इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, जैसे कि साजिद खान साहब बोल रहे हैं, बहुत मायूस किया है कोचिंग स्टाफ ने? देखिए जी, तजुर्बे की कोई कमी नहीं थी। ये वही टीम है जो पहले मुल्तान की हुआ करती थी, और वो जब वो बिकी तो उसका नाम, उसकी जो मैनेजमेंट है उसने पिंडी रख दिया। तो ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो पिंडी के हैं और यहाँ से वो खेल रहे हैं। काफ़ी तजुर्बेकार मैनेजमेंट भी इनकी थी और काफ़ी तजुर्बेकार खिलाड़ी भी इनके साथ थे, और वही वाली बात है कि कॉम्बिनेशन उस तरह का बन ही नहीं सका। और शायद मैनेजमेंट भी ये बात देख रही है कि उनका, मैनेजमेंट की हद तक हम कह सकते हैं कि उनका ये पहला टूर्नामेंट है, मगर प्लेयर्स का, और जो प्लेयर्स जिस तरह से इस टीम का हिस्सा है, उनका ये पहला टूर्नामेंट नहीं है। वो पाकिस्तान सुपर लीग में काफ़ी अरसे से खेल भी रहे हैं, और ख़ास तौर पर रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान जीत भी चुकी है। यहाँ पर वही मसला आ रहा है, देखिए, जो हम कहीं ना कहीं सेम इसी तरह की सूरत हाल हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भी देख रहे हैं कि हसन नवाज से ओपन नहीं करवाया जा रहा, यहाँ पे अब्दुल्ला फजल से ओपन नहीं करवाया जा रहा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये PSL में बन ही नहीं पा रहा बहुत सारी टीमों का। और वजह यह है कि जो टीमें ये बात कर रही हैं कि उनका मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उनके साथ गुड बैड लग ये है कि जो ओपनिंग के जो अच्छे हिटर साबित हो सकते हैं उनको आप मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं, और जो मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे थोड़ी सी हल्की फुल्की एंकर इनिंग खेलनी होती है, अगर आपकी विकेट्स जल्दी गिर जाएं तो कुछ देर तक आपने विकेट को संभाल के चलना पड़ता है, वो प्लेयर्स आपके ओपन कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो लाहौर कलंदर्स में भी देखने में आ रही है। ये प्रॉब्लम आपको सीधी सी बात है कि पिंडी में भी देखने में आ रही है। यही सेम प्रॉब्लम आपको देखने में आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। और रही बात दूसरी टीमों की, ख़ास तौर पर दाद देनी चाहिए हैदराबाद किंग्समैन की कि उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया है और 5वें नंबर पे मौजूद हैं इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे, मगर उनको एटलीस्ट अपने कॉम्बिनेशन का पता चल गया है कि किस वक्त उन्होंने किसको खिलाना है, कहाँ खिलाना है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको अभी तक मैच ही नहीं मिला है। तो ये पूरी की पूरी सूरत हाल है। पिंडी के लिए जाहिर सी बात है अच्छी खबर नहीं है, मगर जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं बाबर आजम और बाबर आजम की टीम, पूरी की पूरा जो इस वक्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, टॉप बैटर इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का पेशावर ज़ल्मी में है, टॉप बॉलर इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का पेशावर ज़ल्मी में है, फील्डिंग उनकी बेहतरीन जा रही है, कप्तान उनका परफॉर्म कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अब तो हमने वो वीडियो भी देखी कि वो PSL के CEO सलमान नसीर जो हैं वो बाकायदा तौर पे बाबर आजम का जो है वो नज़र उतार रहे थे कि इनको नज़र न लग जाए। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हो रही हैं, मगर वो कहते हैं ना, खामोशी से इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल 4 में मौजूद है। अभी तक जो सुपर 4 है बिल्कुल खामोशी से, उनका जो स्टाइल है उसी तरह वो बड़ी बातें नहीं कर रहे, मगर जो पिंडी ने बड़ी बड़ी बातें की थी वो इस वक्त 8वें नंबर पे मौजूद है। कराची किंग्स 4थे नंबर पे आ गई है। तो इस वक्त वही वाली बात है कि आपको अब बिल्कुल ये जो आखिरी मराइल है ना प्ले ऑफ में अब पहुंचने की, ये बिल्कुल फाइनल मूवमेंट है। और अब किसी भी टीम के लिए ये सिचुएशन यही बन गई है जिस तरह से पॉइंट्स टेबल है कि आपको 3 टीमों ने, 4 टीमों ने जो है वो 5 टीमें लगी हुई हैं कि किस तरह उन 3 टीमों में हम बकिया 3 टीमों में जगह बना लें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलचस्प मैचेस देखने में आएंगे। और जो कराची की विकेट है वो किसी सूरत बल्लेबाजों के लिए फ्रेंडली नहीं बनी। बल्लेबाजों का इम्तिहान हो रहा है। बॉलर्स, जहां जो बॉलर है अच्छी बॉल कर रहा है उसको हेल्प मिल रही है। तो वो जो बैट और बॉल का कॉम्बिनेशन है ना, बाद लोग कहते हैं कि अच्छी विकेट नहीं बनी। मैं कहता हूँ अच्छी विकेट वो होती है जहाँ पे कंपटीशन हो। हाँ, अगर एंटरटेनमेंट वाली बात की जाए कि जहाँ पे सिर्फ छक्के ही छक्के लगें और वो बैटिंग पैराडाइज बना दी जाए और जो बॉलर्स के लिए कुछ भी ना हो, मतलब सारे रूल्स इस वक्त बॉलर्स के खिलाफ हैं, सर्किल में रहना है, इतनी बाउंसर मारनी है, इतनी आप बाहर बॉल कर सकते हो, ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिर जो है वो आपके साथ अगर नो बॉल हो जाए तो अब पहले तो नो बॉल होती थी, अब फ्री हिट मिलती है। तो इस कंडीशन में अगर विकेट कहीं ना कहीं बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है तो यकीनन ये बैटिंग और बॉलिंग का बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन है। और यही पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में कहा जाता है कि PSL बॉलर्स की लीग है और यहाँ पे बॉलर्स को भी मदद मिलती है। अच्छा इजाज शेख, जिस तरह की बात हो रही है, सब लोग रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मालकान तो नए हैं लेकिन कोचिंग स्टाफ जो है
वो बहुत ज़्यादा तजर्बेकार लोग हैं और पहली दफ़ा किसी PSL की टीम को कोचिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या गलती हुई, मालकान को तो छोड़ें, कोचिंग स्टाफ से जब पिक किया जा रहा था, या फिर इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, टीम इनको मिली और वही कॉम्बिनेशन खिलाना था जो खिलाना मकसूद हुआ। किसी को आप दोष नहीं दे सकते, किसी को कसूरवार करार नहीं दे सकते, जो होना था वही हुआ है, या फिर कोई है कसूरवार रावलपिंडी का? देखिए, 3 चीजें बहुत अहम है पिंडी के लिए। वो ये है तो कि राशिद लतीफ साहब जो है मंजे हुए विकेट कीपर भी थे अपने दौर में, एक अच्छे तजियाकार भी हैं और कप्तान भी साबिक रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के। ऑक्शन में भी ये शरीक थे, तो उनसे जो उम्मीदें थी, जो होप किए जा रही थी कि वो बड़ी अच्छी टीम खिलाएंगे, तो वो तजियों तक, तबसरों तक तो बिल्कुल ठीक रही, लेकिन प्रैक्टिस में और जो जिस जगह पे पाकिस्तान उस टीम को कामयाबी चाहिए थी रावलपिंडी को, वहाँ पे बिल्कुल वो नाकाम हो गए। तो उनके सारे तजर्बे भी बिल्कुल जवाब दे गए। तो इसमें ये एक और बात, दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसी बदकिस्मती किसी एक टीम की चल रही होती है कि कोशिश के बावजूद भी फतह उनसे दूर हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? वो एक कहावत है ना कि जब बदकिस्मती हो तो ऊंट पे बैठे हुए शख्स को भी ना कुत्ता काट जाता है। तो इस टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ इनको समझ नहीं आ रही कि आखिर फतह इनकी झोली में क्यों नहीं गिर रही, कामयाबी इनका मुकद्दर क्यों नहीं बन रही। तीसरे नंबर पे ये है कि जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पे जो कप्तान मोहम्मद रिजवान है, उनको क्या हो गया? आखिर ये एक मंजे हुए प्लेयर है, अब ये टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा है, आखिर कोई ना कोई चीज़ तो है। मुझे जो जहाँ तक लगता है बादी नज़र में, वो ये है कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर, या तो सारी दाल ही काली, या तो अंदर किसी टाइप की कोई ग्रुप बंदी है, या फिर वो जो उनको चाहिए था एक तसलसल बनाते एक कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन वो भी नहीं बन सका। तो ये बातें बाद में सामने आएंगी जब फाइनल हो चुका होगा, 20-25 दिन गुजर चुके होंगे, तो जब फिर कोई इंटरव्यू देगा 2 माह बाद, 1.5 माह बाद, तो फिर पिंडीज के मतलब जो है ना बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। आखिरकार इसकी इस शिकस्तों की वजह क्या थी, तो शिकस्तों की वजह बाद में मालूम होगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि पिंडी इतना बुरा खेलेगी, इतना अच्छा इनका स्क्वाड था, ये कब कोई भी इस बात की होप नहीं कर रहा था। हर बंदा इस बात पे उम्मीद थी हर बंदे को कि उनके जो कॉम्बिनेशन भी है, जो सारे जो टीम की अनाउंसमेंट है, और इतनी भारी मुआवजे पे लड़कों को रखा गया है, इतने बड़ी पैसे इन्वेस्टमेंट की गई है, तो फिर उनका रिजल्ट आज 8वें नंबर पे है, तो वो समझ से बाला है। इसी तरह अगर आप लाहौर कलंदर की बात कर लें या कराची किंग्स की बात कर लें, 3 टीमें तो वाजे हो रही हैं ना सीधी सीधी, कि पेशावर ज़ल्मी है, उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ये टीमें तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं। मुल्तान सुल्तान तीसरे नंबर पे। तो अगर इन तीनों के अलावा बाकी जो टीमें हैं, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर है और लाहौर, कराची किंग्स, इस तरह की जो 3 ये वाली टीमें हैं, ये टीमों से होप कर रहे हैं कि इनमें से आगे टीमें निकलेंगी। इनका जो कॉम्बिनेशन, इनको ज़्यादा नहीं तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैचेस बड़े हुए हैं, तो ये जंप करेंगी और बआसानी ये वही टीमें जो फेवरेट है, वो आखिरी मरहले में वही जो कौम को PSL 11 में वही 4 टीमें नजर आएंगी जिनसे बिल्कुल ये उम्मीद थी कि यही होनी चाहिए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हमेशा कराची किंग्स को हराया है। 11 मैच लगातार PSL के कराची किंग्स हारी है। तो अब आप देखें, हम पिंडी को बात कर रहे हैं कि पिंडीज की टीम हार रही है, तो क्यों कराची किंग्स हर बार इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार जाती है? कभी हमने इस पर बात नहीं की। आखिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में क्या ऐसी खूबी है, क्यों वो इससे भागती है कराची किंग्स? हालांकि लाहौर को भी शिकस्त दे देती है, पेशावर को भी वो हरा देती है, लेकिन कराची किंग्स जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में आती है तो बिल्कुल वो पसपा हो जाती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी इसके इम्तहान बहुत ज़्यादा बाकी हैं, अभी भी वाज़े क्लियर नहीं है। हाँ, पेशावर ज़ल्मी ने जिस रिदम के साथ परफॉर्म किया है, उनके कप्तान ने और बाकी टीम ने भी, सफियान मुकीम की अगर तारीफ ना की जाए, खुशाद मेंडिस की तारीफ ना की जाए, तो ये ज़्यादती होगी। तो उनकी टीम एक रिदम में, और ना ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, ना उछल कूद कर रहे हैं, सीधा मैदान में उतरते हैं, मैदान मारते हैं, बाहर आ जाते हैं। 13 पॉइंट्स हैं उनके, तो टॉप पे इस वक्त स्टैंड कर रही है। इसी तरह इस्लामाबाद है और मुल्तान सुल्तान है, वो भी ज़्यादा नारेबाजी नहीं कर रहे। लो, इसके बाद ये है कि अब देखना ये है कि जो फाइनल पेज शुरू होगा, अब होने को है शुरू, तो फिर आगे जाके कौन सी तब्दीलियां आएंगी, कौन सी टीम पीछे से। ये 100 मीटर की रेस नहीं थी PSL
बल्कि ये एक लंबी रेस है, लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं। अब ये देखना कि ये एनर्जी उन्होंने बचाई है, क्या जंप करके आगे आएंगे, और वो 2 फाइनलिस्ट टीमें कौन होगी, जब ये 4 जो लास्ट फेज होगा उसके बाद ये पता चलेगा। देखते हैं कौन सी टीम जो है वो आगे बढ़ती है और क्वालिफाई करने में कामयाब होती हैं। 3 टीमों का फैसला होना बाकी है। पेशावर ज़ल्मी तो वैसे ही पहुंच गई। अब कुछ टेस्ट स्क्वाड की बात करते हैं क्योंकि इसके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी है। और सारी साहब, जैसा कि मोहम्मद अब्बास के बारे में आपने कहा था कुछ दिन पहले प्रोग्राम के अंदर कि उसको शामिल किया जा सकता है और शामिल होना चाहिए, बहरहाल उसको शामिल कर लिया गया है। शान मसूद जो हैं वो टीम के कप्तान हैं। अब्दुल्ला फजल एक नया खिलाड़ी है। 4 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इमाद बट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी इस स्क्वाड का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस स्क्वाड है और असल इम्तिहान होगा साबिक कप्तान सरफराज अहमद का, जिनको हेड कोच मुकर्रर किया गया है। असद शफीक और उमर गुल बैटिंग और बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारियां है और असल इम्तिहान भी इन लोगों का शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा है। कैसे देख रहे हैं आप स्क्वाड को? बैलेंस स्क्वाड है या आप समझते हैं कि कोई कमी बेशी रह गई है? बहुत शुक्रिया साजिद हसन भाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट का स्क्वाड जो अनाउंस किया है, पहले तो सैयद मोहसिन नकीब वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन, बहुत शुक्रिया सर, आपने सरफराज अहमद को हेड कोच बनाया, इत्मीनान किया, बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। उसके साथ जो कोचिंग स्टाफ है, उमर गुल एक बहुत ही टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, बहुत ही अच्छी चॉइस है। दूसरा असद शफीक, पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट, 70 टेस्ट मैच खेले, 12 सेंचुरी बनाई है, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑफिशियल है। दूसरा शान मसूद की बात की जाए, पाकिस्तान के सीजन कप्तान है, आउटस्टैंडिंग कप्तानी करे तो बरकरार रखना एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान 26 और 27 की साइकिलिंग करेगा, मगर बहुत टैलेंटेड 4 नए खिलाड़ियों को शामिल करना, गौरी यकनी तो मोस्ट टैलेंटेड विकेट कीपर है, पाकिस्तान का बेहतरीन फ्यूचर है, 2 सेंचुरी बना चुके हैं पाकिस्तान की ओडीआई की टीम में, व्हाइट बॉल की टीम में थे। मगर अब्दुल्ला फजल को जिसलिए डंके की चोट पे मैं बार बार कहता था मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, उसको सही यूज नहीं किया पिंडी ने, मगर पाकिस्तान टीम में यकीनी तौर पर वो आए और कराची को फाइनल में पहुंचाने पे इंतहा उसकी अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छा लग रहा। मगर इमामुल हक, शान मसूद, असद शफीक, बाबर आजम, रिजवान, ये सीनियर खिलाड़ी है, सीनियर प्रो से हम उम्मीद यही रखेंगे अच्छी कारकर्दगी दिखाए। स्टार्ट जो पाकिस्तान का रेड बॉल का जो असल क्रिकेट है, जिसमें हम साइकिलिंग में आईसीसी के कभी भी इवेंट में ऊपर नहीं गए, उस साइकिलिंग का हमने फाइनल नहीं खेला, तो ये अच्छी चीज है। इससे हमने आगे जाना, सीनियर पुलो, रुमान और साजिद, स्पिन ट्रैक है जो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड होता है, तो ये अच्छी चीज है। मैं ये समझता हूं पाकिस्तान रेड बॉल में जो 8वें नंबर में था, आगे जाके आपको इंशाअल्लाह ताला इस स्क्वाड से और खिलाड़ियों से ये उम्मीद रखता हूं जीत के लिए अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, तो पाकिस्तान जो रेड बॉल की क्रिकेट है ना, जो खोया हुआ ग्राफ था, वो बहुत ऊपर जा सकता है। कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, कप्तान बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी इनहाउस की है, बैलेंस टीम इनहाउस की है, तो ये समझ लो अब्बास तो यकीन तौर पर सीजन बॉलर है, क्वांटी बॉलर है, लेंथ पे बॉलिंग करते, तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा खिजर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हसन अली, मोहम्मद अब्बास और शाहीन शाह अफरीदी पेसर तो यही होंगे, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। पीएसएल ख़त्म होता है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं, बैट तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर ऐसा कप्तान। तो आप समझते हैं कि पीएसएल की थकन, उसके बाद एक लंबा टूर जो है, 2 मैचेस हैं लेकिन फॉर्मेट तो लंबा है, शाहीन शाह अफरीदी सही तरह से संभाल पाएंगे या उनको स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा? अगर नहीं किया जाता तो हसन अली और मोहम्मद अब्बास, जिनकी जगह यकीनी बनती हुई नजर आ रही है, इनके साथ कौन होगा? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी ही पेसर होंगे, क्योंकि अगर हम अब्बास की बात करें तो वो वेरिएशन उनकी बड़ी ज़बरदस्त है बॉल के साथ। वो जो एक उनकी कहते हैं ना कि ब्यूटी के बॉल एंड ब्यूटी का जो उनका गेम होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने में आता है। तो हसन अब्बास के हवाले से तो यही है कि वो सीम पर बॉल करेंगे, और ख़ास तौर पर हसन अली की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो भी पेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मगर उनकी भी वेरिएशन जो है वो काम कर जाती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा बॉलिंग में कि जहाँ पर स्पिनर और फास्ट बॉलर का एक जो है जोड़ी हमें दिखेगी, क्योंकि साजिद और नुमान अली ये पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन साबित हुए हैं गुज़िश्ता चंद सालों में, और यकीनन जो है इन्हीं की
बदौलत मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अगर कोई कामयाबी मिली बॉलिंग साइड से तो वो स्पिनर्स के थ्रू मिलेगी। ताहम अब्बास के हवाले से ये है कि अब्बास जिस तरह से स्विंग करते हैं और जिस तरह से बॉल के साथ जो है वो मूवमेंट करते हैं वो काफ़ी कारआमद होती है। शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी अरसे से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर अच्छी बात यह है कि वो एग्री हैं कि वो टेस्ट खेलने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जॉब है और अगर वो एग्री कर रहे हैं और उनके साथ कोई इंजरी कैरी नहीं कर रहे तो फिर तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। नसीम शाह जाहिर सी बात है वो एक इंजरी के साथ हैं, उनको आजमाया नहीं जा सकता था। इसी तरह फिर आपके ज़मान खान हैं, वो भी इंजरी के साथ आ गए हैं। तो ऑप्शन यही थे। मेरा ख्याल है कि टेस्ट स्क्वाड जो बांग्लादेश के लिए अनाउंस हुआ एक बैलेंस स्क्वाड है, मगर मैनेजमेंट की जहाँ तक बात की जाए सरफराज अहमद हेड कोच हैं। इम्तिहान है क्योंकि सरफराज के हवाले से बतौर क्रिकेटर तो उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं, मगर अब उनको बतौर हेड कोच बनाया गया पाकिस्तान टीम का और कोचिंग डेजिग्नेशन है। वरना हमने देखा है कि सरफराज जो है हल्की फुल्का जो भी जब भी नेट करते थे तो अपने साथी खिलाड़ियों को गाइड कर रहे होते थे। असद शफीक उनके साथ हैं। किस्मत असद शफीक पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। कराची में जो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके डायरेक्टर भी असद शफीक है। इसके अलावा मेंस जो सिलेक्शन कमेटी है और वुमेन सिलेक्शन कमेटी है उसके भी मेंबर्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के अब बैटिंग कोच भी लग गए हैं। इसके अलावा जो फॉर्मल रोल है बतौर सिलेक्टर मेंस और वुमेन्स टीम में वो भी वो निभाते रहे हैं। और असद शफीक इस वक्त मतलब गोल्डन आई हैं, तो असद शफीक अगर पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चलती तो फिर सवाल होगा कि असद शफीक को आखिर क्यों सेटअप का हिस्सा रखा गया। इसी तरह वहाब रियाज दूसरे ऐसे हैं जो कि इसका तो हिस्सा नहीं है, दूसरी साइड पर हैं, वो भी किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऐलान करदा मैनेजमेंट है उसका लाजमी हिस्सा होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टीम का रिजल्ट कुछ भी हो, मगर इनको बिल्कुल जो है वो सेफ साइड रखता है। उमर गुल की शमूलियत कैसे देख रहे हैं? उमर गुल बहुत अच्छी शमूलियत है। उमर गुल बहुत पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर हैं। उनकी बाउंसर की क्या बात थी, उनकी यॉर्कर की क्या बात थी, और ख़ास तौर पर वो जिस तरह गाइड करते हैं प्लेयर्स को, कूल माइंड हैं, लेकर चलते हैं, निचले तबके से आए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट तक वो पहुँचे हैं, सिस्टम को वो समझते हैं। बहुत ही अच्छा इजाफा है उमर गुल का। और जिस तरह से सरफराज, उमर गुल और असद शफीक का एक ही प्लस पॉइंट है कि वो खामोश रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। सरफराज की और असद शफीक की साइकी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। दोनों शुरू से ही जब से उन्होंने बचपन से क्रिकेट शुरू की है, एक ही ग्राउंड से, एक ही समझे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है सरफराज और असद शफीक के घर में। और एक साथ आना, एक साथ जाना, दोस्ती भी है दोनों। और जी बिल्कुल बचपन से साथ हैं। समझे असद शफीक जो है वो फेडरल भी एरिया वाटर पंप पे रहते हैं, सरफराज अहमद जो है वो बफर जोन में रहते हैं। एक ही जोन है, एक ही क्रिकेट खेली है, फिर पाकिस्तान टीम में भी साथ साथ रहे हैं और मुख्तलिफ क्लब्स में भी साथ साथ रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग चलती है उमर गुल, सरफराज और असद शफीक की, तो यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अच्छा, आप एजाज शेख, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, सरफराज अहमद, उमर गुल और असद शफीक, ये लोग जो हैं वो ऐसे फैसले करते हैं जो फैसले देखने को मिलते हैं और अच्छा उनका काम जो है वो सुनने को मिलता है। बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो आप समझते हैं कि अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, अजान अवैस, इन लोगों को टीम के अंदर बैठाने के लिए रखा है? इन लोगों को मौका मिल भी सकता है, बैटिंग भी आ सकती है इन लोगों की, तो आप समझते हैं कि इन लोगों को चांस मिल सकता है? इन लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखा तो यही गया है कि टीम में नए खिलाड़ी जब आते हैं तो पुराने खिलाड़ी जो तजर्बेकार है वही खेलते हुए नजर आते हैं। नए खिलाड़ी जो है टूर करने के लिए जाते हैं और बाहर बैठकर वापस आ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब ये कोई भी टीम अनाउंस होती है या मैनेजमेंट उसके साथ नहीं हो या पुरानी हो, कोई भी जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहेगी कि उनकी ज़ेरे निगरानी जो टीम गई है वो हारे। वो कोशिश यही करेंगे कि 100% के वो परफॉर्म करे और टीम जीत के वापस लौटे। तो जहाँ तक नए खिलाड़ियों का सवाल है, तो इनके लिए ये एक गोल्डन चांस है कि वो अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाएं,
अपनी जो सलाहियतें हैं उनका मुजाहरा करें, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा करें, तो उनको ये कतई तौर पे नहीं हो सकता कि कोई भी खिलाड़ी साथ जाए तो उसका जो मतमा नज़र वो ये हो कि वो जाएँ, जॉय राइड करें, इंजॉय करें और फिर वापस आ जाए आके बताएं कि मैं टेस्ट क्रिकेटर हूँ। देखिए, टेस्ट क्रिकेटर एक टेस्ट खेलने से या टीम का हिस्सा बनने से, ऐलान करदा स्क्वाड का हिस्सा होने से, तो उसमें उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो परफॉर्म ना करे, जब तक वो कामयाबियों में किरदार अदा ना करे। देखिए, ये जो टीम अनाउंस हुई है, जहाँ तक तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि रुहेल नज़ीर और साद बेग दो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी और ये सोचा जा रहा था कि वो लाजमी तौर पर टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन जो सेक्शन कमेटी है उन्होंने, जाहिर है कोई हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो उन्होंने जो टीम अनाउंस की है, बेहतर टीम अनाउंस की है। अब जिनको उनकी जगह गाजी गौरी हो या कोई भी है, तो उनको जब चांस मिले तो अब उनको अपनी जगह कंफर्म करने के लिए वो जो तबसरे तजिए होते हैं कि रुहेल नज़ीर का ने इतनी सेंचुरियाँ की हैं, इतना उसका किरदार है पाकिस्तान के क्रिकेट में, तो इसी तरह साथ बेग पे जितने कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो अब इनको अगर मौका मिलता है तो इनको अपना परफॉर्म करके अपना इंतखाब दुरुस्त करना होगा। सेकेंडली ये है कि सरफराज अहमद को हेड कोच बना दिया गया, तो हेड कोच बनाना बड़े कूल माइंड है, लेकिन कभी कभी बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो दुराने जब वो खेलते थे एज ए विकेट कीपर, तो जब कोई गेंद मिस कर जाता था, वो कप्तान होते थे, तो उनकी नज़रें और बुड़बुड़ाना, मुंह में कुछ ना कुछ बात करनी, तो यानी कि ये जाहिर करता था कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होके और कितनी टेंशन लेके खेल रहे हैं कि ताकि एक एक जो बॉल है वो पाकिस्तान की फेवर में जाए, चाहे वो बैटिंग कर रहे हों पूरी पाकिस्तान की टीम, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हों। तो ये उनकी बड़ी अच्छी है कि वो बिल्कुल खूब घुमा के बिल्कुल 100% इन्वॉल्व होके वो मैच में इन होते हैं। इसी तरह अगर उमर गुल की बात की जाए तो उमर गुल भी एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, गैर मुतनाज़ा बॉलर है। उनको जिस जगह पे भी कोई भी ड्यूटी सौंपी गई है तो कभी कोई शिकवा शिकायत उनके मुंह से नहीं सुना, ना उन्होंने कभी बयानबाजी की है, ना उनको खबरों में रहने का कोई इतना शौक है। हमारे तजर्बे के मुताबिक जो उनको ड्यूटी दे गई है तो वेल एंड गुड, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अगर नहीं दी तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैं डिजर्विंग था, मुझे इग्नोर कर दिया गया। इसी तरह असद शफीक है, वो भी धीमे मिजाज के हैं। जिस तरह खिजर भाई ने कहा, बिल्कुल 100% कहा है कि इन पर ना किस्मत की देवी बहुत ज़्यादा मेहरबान है। इनमें जो किस्मत के दरवाजे इस कदर खुले हुए हैं कि हर जगह पे ये नज़र आ रहे हैं, गुड बुक में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन असल में ये भी खामोश तबा है, कोई इस तरह की कोई हैंकी बैंकी नहीं करते जिससे उन पर कोई उंगली उठे। तो उनको ऐसे ही चाहिए कि जो कह दिया उसको फाइनल कर दिया, कोशिश की कि टीम अच्छा रिजल्ट दे दे, और फिर आप चुप करके अपनी रिपोर्ट पेश की और असल हक़ाइक़ बता दिए कि टीम जीती किस तरह है, किसकी वजह से, और अगर हारी है तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी। तो ये अच्छी बात है। उमर गुल भी ठीक है, ये तीनों के तीनों जो प्लेयर्स हैं, सरफराज, उमर गुल और असद शफीक, ये बहुत बेहतरीन है, अच्छा इंतखाब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन अब ये है, अच्छा एक अहम नुकता ये है कि साजिद और नुमान भी टीम का हिस्सा है। अगर साजिद और नुमान स्पिन पिच पे आज परफॉर्म करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जब टेस्ट होएगा, तो फिर इनकी असल सलाहियतों की जो जोहर है ना वो खुलकर सामने आएंगे। क्योंकि अभी तक जो इन्होंने मुल्तान 2 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जब कामयाबियां समेटी हैं, तो उसमें बड़ा अमल दखल पिच को ड्राई करने का था। आकिब जो है पिच भी था, सुपरविजन में ये पंखे लगा के ड्राई की, फिर उनकी बॉलिंग, एक ने 8 विकेटें ले ली, 10 ले ली, 9 ले ली, और इस तरह ये पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच जीत गई। अब देखना ये है कि बांग्लादेश की पिचों पर ये दोनों कितने को इफेक्टिव साबित होते हैं, कितना को कारगर साबित होंगे पाकिस्तान की फेवर में। अब इनकी सलाहियतों का ये इम्तहान है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया टीम जाएगी, इंग्लैंड जाएगी, जनूबी अफ्रीका जाएगी, तो इन न्यूजीलैंड वगैरह वहाँ पर तो इनको भेजा ही नहीं जाता कि ये स्पिनर हैं, तो कहीं और कोई जो पार्ट टाइम स्पिनर होता है उनको चांस दे दिया जाता है। तो पीएसएल में क्योंकि कुछ लोग बिजी थे, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को नहीं छोड़ सकते, तो वो टीम का हिस्सा भी नहीं बने। तो ये अब इनका भी इम्तहान है, इनके फ्यूचर का फैसला होगा नुमान और साजिद के इनका फ्यूचर क्या है। अगर तो ये बगैर पंखों के और ये जैसा मुल्तान पे जीते थे, तो अगर उनका इस्तेमाल नहीं होता, तो अगर तो ये छा गए
तो फिर तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो अक्सर लोग बात करते हैं, तो उनको भी ये जवाब मिल जाएगा कि ये वाकई टैलेंटेड है, इनमें सलाहियतें हैं। पिच जैसी भी हो कि इनके पास आर्ट है स्पिन बॉलिंग का, और स्पिन बॉलिंग का आप इनको जादू जगाना चाहिए और पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा करना चाहिए। टीम पहले से अच्छा, हसन अली को जो इन्होंने शामिल किया है, हसन अली लंबी रेस का घोड़ा है, ये बिल्कुल ठीक है और ये एक लंबा स्पेल करने की बिल्कुल सलाहियत रखता है। और इसी तरह शहनशाह अफरीदी जो है T20 से फारिग होकर जब आएंगे इस स्क्वाड में, तो आप देखना ये है कि क्या ये 4 ओवर्स के बाद 5-6 ओवर्स के बाद उनकी असल पोजीशन क्या होगी, क्या कंडीशन होगी, क्या वो मजीद आगे चलेंगे जब ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान टीम को के विकेट को गिराना है, ब्रेक थ्रू लेना है, तो वो वहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे। तो ये आसान दौरा नहीं होगा, होम ग्राउंड है बांग्लादेश की, चाहे वो शहनशाह अफरीदी हो, बाबर हो, रिजवान हो। रिजवान चूँकि PSL में अभी तक मुकम्मल नाकाम है, तो उनको स्क्वाड में फिर भी हिस्सा बनाया गया स्क्वाड का, तो अब उन्होंने वहाँ पर जाकर भी अगर बैटिंग नहीं करते, नाकाम होते हैं, तो फिर उनकी बैटिंग चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, T20 फॉर्मेट हो, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उनके फ्यूचर पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। तो जो इम्तिहान है ना सिर्फ कोच बल्कि खिलाड़ी भी कुछ ऐसे हैं जिनका इम्तिहान है, देखते हैं अपने इम्तिहान में पूरा उतरते हैं या नहीं। बहरहाल वापस आते हैं, टेस्ट स्क्वाड को हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। PSL के आज के मैच की बात करेंगे, लाहौर कलंदर और पिंडीज का मुकाबला है, लेकिन उससे पहले उस्मान तारिक ने कुछ बातें की हैं अपने गोल्स के हवाले से कि उन्होंने अपने तमाम तर गोल्स जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। बॉलिंग एक्शन के हवाले से उन्होंने भी कुछ कहा है, ज़रा देखते हैं कि उस्मान तारिक क्या कहते हैं, फिर दोनों टीमों के बारे में हम बात करेंगे। उस्मान तारिक क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। आपने सुना उस्मान तारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जो कुछ वो हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल हो गया है, अपने गोल्स के लिए अब खेलना चाहते हैं। एक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, मुझे अपने एक्शन के ऊपर पूरा एतमाद है। साजिद खान साहब, किस तरह का बॉलर लगता है आपको उस्मान तारिक, और जिस तरह का उसका एक्शन है, पूरी दुनिया के अंदर उस्मान तारिक का चर्चा होता है और एक्शन की बातें होती हैं, अभी जो उन्होंने कहा है आप मुत्तफिक हैं इन बातों से? साजिद हसन भाई, एक बात ऐड करते चलूं, देखिए बांग्लादेश के बाद वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है राना। राना को देखते हुए राना ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ODI में बॉलिंग की, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आगे इनपुट डाला है, तो इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान की सीरीज बांग्लादेश में। स्पिन ट्रैक नहीं होगा, फास्ट ट्रैक होगा और फास्ट ट्रैक होगा। और दूसरा आपका सवाल साजिद हसन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तारिक बातें कर रहे हैं, जो आपको 2010 का जो PSL था उसको कोई इसको जानता नहीं था, कोयटा से खेले, शोहरत कमाए, पाकिस्तान टीम है, वर्ल्ड में उनकी वाह हो गई, वर्ल्ड में बेहतरीन बॉलर बन गए और पाकिस्तान की कारकर्दगी ICC वर्ल्ड कप में सबके सामने मौजूद है, जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। मैं बहुत इन बातों से इत्तेफाक नहीं करूंगा, जो उन्होंने बातें की, जिस कैलिबर के बॉलर थे, और कोयटा को हर मैच में उनको आउट करके देना था, 24 बॉलर में उनको आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करना चाहिए थी। और दूसरी सवाल, आजकल के सवाल साजिद हसन साहब, जो पाकिस्तान के प्लेयर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हमारे ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट 2 जर्नलिस्ट आपके साथ मौजूद हैं, आपकी बड़ी खुशकिस्मती है जो ग्रास सेविल से ऊपर आए और न्यूज़ 1 के इदारे से जुड़े हुए। जब सवाल करा जाता है, जर्नलिस्ट सवाल करते हैं, जो खिलाड़ी जो बात कर रहे होते हैं वो सही जवाब नहीं देते, हमारे जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उन खिलाड़ियों से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। हमारे जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट करें। और दूसरा, जो खिलाड़ी बात कर रहे होते हैं वो माजी हाल मुस्तकबिल भूल जाते हैं। आज जिस मुकाम पे पहुंचे तो जर्नलिस्ट का बड़ा अहम रोल होता है। क्या आप नौजवान खिलाड़ियों की बात कर लें, आगे सलमान ने जो सवाल किया है, क्या बाबर ने जो सवाल किया है, फिर दूसरा चौधरी ने जो सवाल किया था, जो चौधरी यकीनी तौर पर बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, उसने ICC में बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है एज ए ऑलराउंडर। भाई जर्नलिस्ट सवाल करता है तो फट जाते हैं। भाई पाकिस्तान सुपर लीग में 11 एडिशन में अगर पाकिस्तान के प्लेयर बैठे हुए हैं, तजिया कर रहे हैं, तो खिलाड़ियों को अपने जो मीडिया मैनेजर है उनका सवाल बनता है, वो सही तरह उनसे बात करें और सही जवाब लें उनसे। तो ये तमाम चीजें उनके अगेंस्ट जाती है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये अच्छे नहीं जा रहा है, जिससे हमें बड़ा नुकसान पैदा होता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया साजिद खान साहब। और खिजर मैं आपकी जानिब आऊँगा, उस्मान तारिक के बारे में जो बातें हो रही हैं और उनका अपना खुद का बयान उसके ऊपर, और जो आज लाहौर और पिंडी का मैच है, ज़रा मुख्तसर बताइएगा कि एक बेहतरीन मौका नहीं है लाहौर कलंदर के पास, जो टीम मुसलसल हार रही है उसको दोबारा हराएं और उसके बाद जो है अपनी जीत का आगाज़ करें। मुसलसल 3 मैचेस हार रहे हैं, तो अब जीत की वजह से आप समझते हैं कि बाकी के 4 मैचेस जीतें और अपने लिए फाइनल 4 के अंदर जगह बनाने का बेहतरीन मौका है?
देखिए कल के मैच में तो फ्रस्ट्रेशन पीक पर थी लाहौर कलंदर्स में। बैट इवन तोड़ के दिया जो था अपना। उनके बैटर थे वो भी बड़े परेशान थे। फिर जो आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी जो है वो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लाहौर कलंदर्स के कैंप में जो है एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। और अगर इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ लाहौर कलंदर्स खेली तो डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल। पिंडी ही जीत जाए और पिंडी को कोई एक जीत मिल जाए। मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर्स को इस बिहेवियर के साथ खेलना चाहिए कि वो लास्ट ईयर के चैम्पियन हैं, डिफेंडिंग चैम्पियन हैं और वो डिफेंस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अभी भी मौका है, अभी बहुत दूर नहीं गए हैं क्योंकि पॉइंट्स टेबल इतना अजीब व गरीब हो गया है कि जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन आई है उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया है और कराची किंग्स और लाहौर कलंदर जिस तरह हारती जा रही हैं तो अभी तो सिर्फ एक टीम ने क्वालिफाई किया है, 3 टीमों के लिए मैदान खुला हुआ है जिसमें लाहौर कलंदर्स भी शामिल है। अच्छा इजाज शेख, आपकी जानिब में आऊँगा। जिस तरह का बिहेवियर की बात की है और अपने आसाब को काबू में रखने की बात की है, लाहौर कलंदर को यकीनी तौर पर इस पोजीशन के ऊपर ही सोचना होगा क्या उनको टूर्नामेंट में आगे जाना है, फाइनल 4 के अंदर जगह बनानी है या फिर पिंडी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ना है। तो शाहीन शाह अफरीदी को इस बारे में सोचना होगा और एक वाज़ेह मकसद के साथ ग्राउंड में आज जाना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बात यह है कि जो भी टीम होती है वो जीत के लिए ही मैदान में उतरती है और किसी टीम मैनेजमेंट या कप्तान या खिलाड़ियों का ये मतवा नजर नहीं होता कि वो हारे और ना ही वो हारने के लिए मैदान में उतरते हैं। लेकिन ये एक वाज़ेह बात है कि जो छोटी टीमें होती हैं, जो हारने वाली टीमें होती हैं, लगातार जिनका मुकद्दर शिकस्त बनी होती है, वो बड़ी से बड़ी टीमों को हरा कर अपसेट करने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर पिंडी आज जीता है तो वो अपसेट शिकस्त देगा तो वो उसकी टीम जीतेगी। तो अदरवाइज ये है कि अब इस टीम के खिलाफ अगर नहीं लाहौर कलंदर जीती तो फिर उनको काफी नुकसान का उठाना पड़ेगा जिसका अदाला शायद फिर मुमकिन भी ना हो, ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, उनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन ये है कि पिंडीज अब उस पोजीशन में खुद तो जीतने वाली नहीं है या फर्स्ट 4 में फर्स्ट 3 में तो नहीं जाने वाली, अभी तक जो नजर आ रहा है आउट हो चुकी है। तो अब ये दूसरी टीमों का कहीं भी ना किसी का भी वो जो उनकी मुश्किलात में इजाफा कर सकती है ये मैच जीत के। तो पाकिस्तान ये लाहौर कलंदर की जो टीम है लाजमी बात है कि जिस तरह की उनकी प्रोग्रेस है, जो लाहौर कलंदर्स की और कराची किंग्स की जिस तरह की प्रोग्रेस है, तो आज वो जिस तरह उतरेगी एक नए जोश और जज्बे के साथ उतरेगी और पिंडीज को लाजमी बात है कि वो शिकस्त देगी ताकि आगे वो अपनी ट्रैक पे चढ़ के तो कामयाबियां समेटे और फर्स्ट 4 में आने की कोशिश करे, जो मुझे लग रहा है। पिच का बिहेव है, जो ग्राउंड की सूरत हाल है कराची और लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर हमने देखा कि बड़े हाईएस्ट स्कोर होते थे, लंबे लंबे 200 बन रहे होते थे। कराची के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। जैसा खिजर ने कहा कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करने वाली पिच है। अभी दूसरा मरहला जो है दोबारा लाहौर के अंदर ये तमाम मेला सजेगा, फाइनल भी वही होगा। तो आप समझते हैं एजाज शेख के कोई पिच के अंदर तब्दीली होगी या वही पिच होगी जो शुरू के राउंड के अंदर हमने देखी थी, वैसे ही 200 रन आराम से बन रहे होंगे? एक बात और करो जी करो भाई करो बात। जी आप कर लें, साहिल साहब ऐड कर लें। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची की पिच इतनी आसान नहीं है। मगर कराची की पिच में बात कर रहे थे आप, कराची की पिच सपोर्टिंग पिच है, स्पिनर को भी सपोर्ट कर रही है, वो दोनों को सपोर्ट कर रही है, बैट्समैन को भी सपोर्ट कर रही है। सवाल ये पैदा होता है जो बैट्समैन की जिम्मेदारी है ना, आप बाबर देखें कितना अच्छा खेल रहा है और बैंडिस कितना अच्छा खेल रहा है। बात ये हो रही है बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी से खेले, पिच पे सिंगल डबल के साथ चौके छक्के क्रिकेट नहीं है। आप देख सबीर बेनाज को देख लेना कितना आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है। मगर बैट्समैन अगर बात 9 लुक शॉट मारे तो बैट्समैन की जिम्मेदारी होती है आगे पिच पे स्टे तो करें। तो ये पिच कराची की जो सेंट्रल विकेट है, जो आपको खजर भाई ज्यादा बताएंगे, ज्यादा बताएंगे, ये जो मैंने यहाँ पर 4 सेंचुरी की है काजन ट्रॉफी की और दूसरी स्क्वायर ये चेंज हुआ ऑस्ट्रेलियन जब से ये जो मिट्टी आई है ऑस्ट्रेलियन जो है, इसमें आपने देखो जब पिच रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो ग्राउंड जब बहुत लाइनें पड़ी होती है, जो लाइनों का मकसद ये होता है तो पिच में जो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो स्कॉट जो चेंज किए गए 2017 में नया स्कॉट लगा जो पिच की जो चेंज करने के बाद रमीज राजा ने इसको चेंज कराया था। तो ऑस्ट्रेलियन पे पूरी मट्टी लगी हुई है और ग्राउंड में भी ऑस्ट्रेलियन थे, तो ये थोड़ा सा जो तीनों
चीजों को सपोर्ट करती है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट आजाद भाई बात कर रहे थे, देखिए लाहौर कलंदर कम बैक कर सकती है, कम बैक की तमाम उनमें सलाहियत है और आज कम बैक कर सकती है। यकीनी तौर पर अगर पिंडी की टीम जीत जाती है ना साजिद भाई, तो यकीनी तौर पर एक अपसेट होगा लाहौर कलंदर के लिए। बेहतरीन मौका है कि जो 3 मैचों की शिकस्त लगातार हुई है उसको जीत के अंदर कन्वर्ट करें और अगले 4 मैचेस जीतकर जो है फाइनल 4 के अंदर जगह बनाए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा साजिद खान साहब, खिजर आजम और एजाज शेख हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, रात 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे और देखेंगे कि पिंडी की टीम जीतती है या लाहौर की। हमारे साथ रहिएगा।